नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर जयपुर से है, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट को लेकर कई बड़ी बातें कही है। दिया कुमारी ने कहा कि राज्य के बजट में हमने कई घोषणाएं की हैं, जिसमें पर्यटन पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाएगा। दिया कुमारी ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार देश के लिए पीएम के दृष्टिकोण को राजस्थान में लागू करने जा रही है। राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए और प्रदेश देश में नंबर 1 पर्यटन स्थल बनाए। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी ध्यान दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए बजट घोषणाएं की हैं। और अभी भी हम लोगों ने, आपने देखा होगा इन 2 महीनों में बहुत सारी जो हमने जितनी भी संकल्प पत्र की बात, हम संकल्प पत्र में जो वादा किया था, मोदी जी की जो गारंटी दी गई थी, उस पर हमने सिर्फ काम करना शुरू नहीं कर दिया, बहुत सारी चीजें हमने इम्प्लीमेंट भी कर दी केवल 2 महीनों। ERCP जो हुआ है बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है, जो कि लोगों ने सोचा था कभी नहीं हो सकता, हमारी सरकार ने कर दिखाया केवल 2 महीनों में। यमुना का पानी शेखावटी तक पहुंचाना बहुत बड़ा काम है, वो भी हो चुका है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे टूरिज्म की बात करें, चाहे हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों की बात करें, हर प्रकार से जो भी हम लोगों ने बोला उसको किया। और मोदी सरकार की, ये आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी हैं वहां पर शिलान्यास भी करती हैं और उद्घाटन भी करती हैं, सिर्फ शिलान्यास करके सो नहीं जाती है, जो कि कांग्रेस की सरकारें करती हैं। राजस्थान के 6 लाख से ज्यादा ठेके पर लगे हुए कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में जयपुर में शहीद स्मारक पर अपनी मांग मनवाने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी आखिरी बजट घोषणा में ठेका प्रथा को समाप्त किया था, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उस ठेका प्रथा को समाप्त करते हुए नियम पर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। ठेका कर्मियों का कहना है कि ठेका प्रथा को राजस्थान से हमेशा के लिए खत्म की जाए। लागू करो, हम हमारा हक मांगते हैं। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर हम यहाँ पर खड़े हैं ठेका प्रथा को बंद करने के लिए और RLSDC बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जानेंगे उनसे क्या पूरा माजरा है, सब क्या मामला है, पहले आप बताओ। RLSDC बोर्ड पूर्ववर्ती सरकार ने गठित किया था, जिसका काम ये रहेगा कि राजस्थान के अंदर जो दास्ता चल रही है, यानी कि जिसको हम ठेका प्रथा कहते हैं, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। इसके यहाँ नोटिफिकेशन वो जारी नहीं कर पाए, उससे पहले आचार संहिता लग गई। वर्तमान सरकार ने इस संबंध में अच्छे कदम उठाए हैं, फाइल जो है पेंडिंग चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता से पहले ये जारी कर दें। ये धरना इसलिए हम कर रहे हैं ताकि सरकार को पता चले कि वास्तव में ये लोग बहुत ही पीड़ित वर्ग है। 4 से 5 हज़ार इन्हें सैलरी मिलती है और सबसे बड़ी दुख की बात यह है वो सैलरी भी 10-10 महीने बाद मिलती है, ना PF काटा जाता है। कभी कभी जो है टेंडर के चक्कर में इनको 10-10 महीने तक रीजॉइनिंग नहीं दी जाती है। ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं। 13 सूत्री मांगों को लेकर आज हम एकत्रित हुए हैं और इस अनिश्चितकालीन धरने की हमने शुरुआत की है। कुछ और लोग भी, उनसे भी बात करेंगे। और इस वजह से, ये ठेका प्रथा की वजह से जिसे बंद कराने की आप मांग कर रहे हैं, क्या कुछ मूलभूत समस्याएं आपको सामने आ रही हैं? मूलभूत समस्या साहब ये है कि 5,000-6,000 में हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं होता, क्योंकि हमने 15-15, 20-20 साल हो गया। आज एक सामान्य मजदूर या कहीं भी मार्केट में भी काम करता है तो 10-15 साल में तो उसके 15-20 हज़ार रुपये कोई भी सामान्य सेठ भी दे देता है दुकान में काम करने पर। लेकिन हमारा आज भी, हम 2010 से और 15 से काम कर रहे हैं, 15-20 साल हो गए, लेकिन हमारे 5,000-6,000 से सैलरी ज़्यादा नहीं है। PF भी हमारा गायब कर देते हैं और जो रेट सरकार बढ़ाती हैं 25 रुपये 26 रुपये, उसको भी लागू नहीं करती है। तो हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, मतलब हमारा गुजारा भत्ता कैसे चलाएं और हम शिक्षा कैसे दिलाएं बच्चों को, और हम लोन भी नहीं ले पाते क्योंकि बैंक भी जाते बना कर देते हैं। इसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी की गई है? बढ़ोतरी 26 रुपये की गई थी, लेकिन अभी 26 रुपये भी पूरी तरह से राजस्थान में लागू नहीं की गई है। और जैसे मान लो कोई बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए कोई चिरंजीव पॉलिसी योजना वो लागू किसी भी विभाग में स्पष्ट रूप से लागू नहीं करा जाता है ताकि उनको सुविधा मिले, अस्पताल में इलाज करा सके। क्योंकि हमने कोरोना काल में भी, हमारे नगर विकास न्यास कोटा में हमने कोरोना काल में कई बार काम किया, बिल बनाने का, रिवर फंड का काम चला, लेकिन सब लड़कों को हमारे चिरंजीव पॉलिसी आज दिन तक भी नहीं हो पाई थी। लगभग सरकार के जितने भी अलग अलग विभाग होते हैं, आपने लगभग हर विभाग में आप लोगों से हमने, जैसे जलदाय विभाग हैं, लाइट विभाग हैं, नगर विकास न्यास हैं, शिक्षा विभाग हैं, कई सारे विभाग हैं, जो चिकित्सा विभाग हैं, जितने भी प्राइवेट में
ठेका देकर के काम ले रहे हैं विभाग में, और इस सरकारी कर्मचारियों के कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। अनुभव है काम करने का, लेकिन कंप्यूटर का भी जानते हैं, टेक्निकल वाले हैं, डिग्रीदार हैं, लेकिन उनका शोषण हो रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या है। दैनिक पालन पोषण के लिए हमारे वेतन बढ़ाया जाए और ये बोर्ड का गठन किया जाए, और हम सरकार के साथ रहेंगे अगर हमारा बोर्ड का गठन हो, क्योंकि आश्वासन से काम नहीं चलेगा सर। आश्वासन तो पहले पिछली सरकार ने भी दिया था, अब आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए हम आज धरना दिया है ताकि हमारा बोर्ड का गठन इनका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी ये आचार संहिता के चक्कर में ये फंसे थे, अब दोबारा ये कहीं आचार संहिता के चक्कर में ना फंसे, इसलिए इनकी सरकार से मांग है, वर्तमान सरकार से मांग है कि ठेका प्रथा को बंद करके RLSDC का जो नोटिफिकेशन है उसे जल्द से जल्द जारी करे। कुछ महिला शक्ति भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहोगे आप, क्या प्रमुख मांग है, और विशेष तौर पर आप नारी हो, प्रधानमंत्री जी हैं, पूरी बीजेपी है वो नारी शक्ति के वंदन की बात करती है, आप क्या कहेंगे? हमारा यही कहना है कि जैसे यहाँ पे सरकारी कर्मचारी में सब लोग लगे हुए हैं, सबको समान क्या नाम से डिग्रीधारी, हम सब भी डिग्री वाले हैं, सब है नहीं कि हम लोग ऐसे ही हैं, लेकिन समान कार्य के समान वेतन हमको भी मिलना चाहिए। जो टाइम उनको मिलता है वही टाइम हम भी देते हैं, तो क्यों हमारा शोषण किया जाता है? उनकी 10 गुना ज़्यादा है, हम 10 गुना से कम है, ऐसा क्यों? भाई हम लोग क्या काम नहीं करते हैं? और जब हम लोग चिकित्सा विभाग से हैं, आपको याद है कि GH के दिन कोई भी नहीं होता, लेकिन प्लेसमेंट कर्मचारी, सारे गवर्नमेंट कर्मचारी छुट्टी पे होते हैं, लेकिन प्लेसमेंट करते हमको तो यूँ कहते हैं कि आप हमारे कर्मचारी ही नहीं हो। जब हम आपके कर्मचारी नहीं है तो आपने इतने लोगों को लगा क्यों रखा है? या तो आप सबका नोटिफिकेशन निकालो कि सबका शोषण करते हैं और कह देते हैं, और कई बार तो ये कहते हैं अपने अपने घर के काम और करवाते हैं लोगों से। इनको बेचारों को, भाइयों को घर घर बुला बुला के यूँ कहते हैं कि हमारे घर के काम भी करके जाओ और वहाँ जाके मत बोलना, ऐसा क्यों कहते हैं? तो अब वर्तमान सरकार है, राम को ये सरकार लेकर आई है, तो इस राम राज्य वाली सरकार से, राम राज्य जैसे राम जी ने राज्य चलाया था, हम चाहते भजन लाल जी भी हमारा राज्य ऐसे चलाए और हम सबको समान कार्य का समान वेतन मिल दिया जाए। तो कुछ लोग हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि वर्तमान भाजपा सरकार जो कि राम को लाने की बात करती है, राम राज्य की बात करती है, तो नारी शक्ति भी है, युवा शक्ति भी है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर आप राम को लेकर आए हैं तो राम राज्य में हर किसी को समान काम का समान अधिकार मिलता था, तो वही ये चीज़ भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें भी समान कार्य का समान वेतन ये सरकार जल्द से जल्द सुनिश्चित करे और आचार संहिता से पहले करे। सहयोगी कैमरामैन लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस के जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने बयान दिया है जिससे पूरी राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बलवीर सिंह छिल्लर ने कहा, भूपेंद्र यादव से उनके बहुत पुरानी जानकारी और मिलने जुलने वाले पॉलिटिकल फैसला जब क्या होगा 1-2 दिन में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह अपने जिले में पूरी टीम से बात करेंगे और जो भी राजनीति के हित में फैसला होगा वह बताया जाएगा। जानकारी के अनुसार कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में ज्वाइन हो चुके हैं। ऐसे पत्रकार जी, भूपेंद्र यादव से मेरे बहुत पुराने जानकारी और मिलने जुलने वाले से बात है। पॉलिटिकल फैसला हम आपको 1-2 दिन में लेंगे तो आपको बता देंगे। जब हम सब लोगों से, अपने लोगों से बात करेंगे तो ही पॉलिटिकल फैसला लेंगे। अभी हाल ही में जब अभी लगातार चीज़ें सामने आ रही है, वो थोड़ी नाराजगी जता रहे हैं और लगातार पार्टी के और भी नेता इधर उधर जो है जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप भी आने वाले कुछ समय में ऐसा कुछ फैसला ले सकते हैं कि ऐसा जी अपने अपने मत की बात है, उनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता उनका क्या फैसला है। मैं तो जो कुछ होगा तो आपके सामने मैं बताऊंगा और मेरी जितनी भी सारी टीम जिले में है उन सबसे बात करूंगा। चाकसू में मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत माधोराज राजपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को साइकिल वितरित की गई है। इस दौरान विधायक रामअवतार बैरवा मौजूद रहे। साइकिल पाकर छात्राओं के चेहरे खिले नजर आए। समारोह में विधायक रामअवतार बैरवा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए शिक्षा को जीवन में अहम हिस्सा बताया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर जिले के दौरा करते हुए नजर आएंगे, जिसमें लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से 551 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा, जिसे देखते हुए बस्ती मंडल के कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला मुख्यालय के बीएसए ग्राउंड का निरीक्षण किया और अव्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का
आगमन प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। 551 परियोजनाएँ कुल हैं, जिनमें कुल लागत लगभग 1800 करोड़ के आसपास है। इससे जनपद को विकास की यात्रा को और आगे बढ़ने में बहुत एक बड़ी सहायता मिलेगी। और इसके अतिरिक्त कुछ लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मकान की चाबी या प्रमाण पत्र वगैरह भी वितरण किया। चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग की ओर से मुख्यालय पर अवैध तरीके से संचालित हो रहे कार बाजारों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 6 कार बाजारों पर कार्रवाई करने के साथ 102 गाड़ियों को सीज किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के 22 दिसंबर 2022 को नियमित रूप से कार बाजार संचालित करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके लिए कई बार विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किए गए, लेकिन कार बाजार संचालकों ने अभी तक ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं किया है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। मोर्थ के नोटिफिकेशन के हिसाब से कार बाजार संचालक है उसे प्राधिकार पत्र लेकर ही कारों का बेचान करना है। और अपने यहाँ पर 6 कार बाजार ऐसे थे जिन्होंने किसी भी प्रकार का प्राधिकार नहीं दिया था, इसलिए इन कार बाजारों पर कार्रवाई की गई और इनके परिसर में जितने भी वाहन थे उनको सीज किया गया। कोई भी कार का पहचान करता है कारों का, तो उसको सबसे पहले तो विभाग से एक प्राधिकार पत्र लेना होगा, जो ऑनलाइन लिया जाएगा और तय जो फीस है उसको जमा करवाना होगा। उसके बाद में जब किसी भी व्यक्ति से कार बाजार संचालक गाड़ी खरीदेगा तो एक सबमिशन नोट करेगा कि अब ये मेरे कब्जे में है, और उस दिन से कार बाजार संचालक है वो डीम्ड ओनर समझा जाएगा और समस्त लाइफ। वहीं जैसलमेर में जवाहर चिकित्सालय में वृद्धजनों के लिए जैरियाट्रिक वार्ड का विधिवत शुभारंभ किया गया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लोकपाल सिंह भाटी ने बताया कि जिला प्रमुख प्रताप सिंह और बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा ने इसका फीता काटकर शुभारंभ किया है। डॉक्टर भाटी ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सीनियर सिटीजन वृद्धजनों के लिए अलग से तैयार किए गए जैरियाट्रिक वार्ड में 10 बेड, अलार्म और स्टाफ सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसमें बुजुर्गों के स्वास्थ्य जांच, दवा वितरण और उपचार के लिए अलग से समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। सुविधाएं उपलब्ध कराना मेडिकल ग्राउंड्स के हिसाब से, तो उसमें हमने हमारे जवाहर चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय के अंदर वृद्धजनों के लिए पूरी तरह से इकाई स्थापित कर ली है और वो अभी पूरी तरह से क्रियान्वित है। और उसके अंदर हमने वृद्धजन के लिए अलग से जो ओपीडी काउंटर होता है, ओपीडी चिकित्सक पर्ची कटने से लेके चिकित्सक को दिखाने से लेके वापस दवाई लेने तक उनके लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। और अगर वो भर्ती होते हैं तो उनके लिए अलग से भर्ती वार्ड बनाए। और अगली खबर सहारनपुर से है, जहां करोड़ों की लागत से बने स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गया। आलम यह है कि करोड़ों की लागत से बना यह ट्रैक 2 साल भी नहीं चल पाया। हालात यह है कि रनिंग ट्रैक पर कई बार खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम के सैकड़ों खिलाड़ी बता चले टूटा हुआ रनिंग ट्रैक हाथों में लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गया और सीएम के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समस्या यह है, जो हमारा एक ट्रैक बना था खेलो इंडिया की स्कीम के तहत आता 2 साल पहले, उसका निर्माण पूरा हो चुका था, अभी तक वो हैंडओवर नहीं हुआ। उसमें हैंडओवर होने से पहले ही वो ट्रैक सारा खत्म हो चुका है। उसमें खिलाड़ियों को इंजरी आ रखी है, मेरे भी खुद इंजरी है, प्लास्टर बंधा हुआ है। जब ये स्थिति पैदा हो चुकी तभी हम यहाँ सब खिलाड़ी आए हैं। सर, हमने यहाँ पे डीएम साहब के यहाँ 4-5 बार इसकी पहले भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, इसका कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। हमें आश्वासन दिया गया था कि हम इसको रिपेयर करा के इसको एक लेयर पूरी डलवा देंगे। अब फिर वो लेयर तो डालने की बात नहीं है, उसको टुक्की लगा रहे हैं, पैच लगा रहे हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां डुमरियागंज मंदिर चौराहे के पास डुमरियागंज से पूर्व विधायक स्वर्गीय कमाल यूसुफ मलिक के घर के पीछे एक गड्ढे से एक युवक की लाश बरामद हुई है, जिसमें क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान नगर पंचायत डुमरियागंज के वार्ड नंबर 15 गांधीनगर मनीराम यादव के रूप में हुई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर परिजन भी पहुंच गए। मृतक की मां ने बताया कि उसका बेटा कल घर पर ही था और खाना खाकर बाहर निकला था, जिसके बाद उसका शव बरामद हुआ। जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना अंतर्गत गांधीनगर में एक गड्ढे में एक व्यक्ति के डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पुलिस एवं फोरेंसिक की टीम पहुंच गई। उस व्यक्ति की शिनाख्त मनीराम यादव सन ऑफ मेवालाल यादव निवासी गांधीनगर के रूप में हुई है। और व्यक्ति का डेड बॉडी का पंचायतनामा हो चुका है। पीएम हेतु डेड बॉडी को मर्चरी
यूपी के झांसी में बबीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्वाट टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 50 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। तकरीबन 97 किलो गांजा ओडिशा से झांसी ले जाया गया था। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि कार्रवाई करने वाली टीम को इनाम भी दिया जाएगा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों के तस्करी निष्कर्षण के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष बबीना की पुलिस टीम के द्वारा कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 पुरुष हैं तथा 3 महिलाएं हैं। इनसे करीब 97 किलो गांजा बरामद किया गया है। इन सभी को के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। संपूर्ण गांजे की कीमत सरकारी रेट करीब 25 लाख रुपए है तथा ये जो खुदरा के रूप में ये लोग बेचते थे लगभग 50 लाख रुपए में इनकी बिक्री इनके द्वारा की जाती थी। तगतगढ़ नगर पालिका के सफाई कर्मियों को समय पर सैलरी नहीं मिलने से सफाई कर्मचारी परेशान हैं। इस दौरान सफाई कर्मचारी श्रवण वाल्मीकि ने बताया कि करीब 15 दिन अधिक हो गए, लेकिन अभी तक किसी की सैलरी नहीं आई है, जिसकी वजह से सभी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। ज्ञापन देने गए थे, बाकी सर ने कहा कि भाई मेरे को कहना चाहिए सैलरी नहीं हुई, तो बाकी सबको पता होता है कि सैलरी नहीं हुई है, क्योंकि जब सफाई कर्मचारी नहीं हुई तो ऑफिस कर्मचारी भी तो है ना, उनको भी पता है, सबको पता है कि सैलरी नहीं हुई है। और सबसे ज़्यादा लॉनिंग में हमारे आजकल सफाई कर्मचारी है, क्योंकि सबके घर में कोई पैसे पड़े नहीं है, लॉन के ऊपर जो कार्य करते हैं। तो बैंकों से आज सब सफाई कर्मचारियों के पास में आ रहे हैं कि भाई आपकी किस्त ड्यू चल रही है, ठीक है, तो उसका भुगतान हमारे ब्याज लग रहा है, तो उसका भुगतान कौन करे? प्रशासन तो करेगी नहीं, जिसका सीधा लॉस हम सब सफाई कर्मचारियों को जा रहा है। और टाइम पे सैलरी नहीं हो रही है। अधिकारी जी ने आज 21 तारीख को यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी, उसके बाद में भी उनके। खबर रायसिंह नगर से है, जहां अनूपगढ़ जिला कलेक्टर अवधेश मीणा पंचायत समिति की वीसी रूम पहुंचे, जहां ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। जन सुनवाई में करीब 15 मामले प्राप्त हुए, जिनमें आधा दर्जन से ज्यादा मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और बाकी शेष प्रकरणों का निस्तारण अगली जन सुनवाई से पहले करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। आज द्वितीय जन सुनवाई होती है द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तरीय, जिसमें जो परिवाद आ जाएगा करीबन 15 से 20 परिवाद आएगा, उनमें सभी में डायरेक्शन दे दिया है वो रिजॉल्व करके और उसको संबंध फोटो में कराएंगे और इमीडिएट रिजॉल्यूशन करेंगे। सर तो कोई आई नहीं है मेरे पास, जो भी आएगी उसको दिखवा देंगे अगर कोई निकाले। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने आहोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और पंचायत समिति के वीसी हॉल में जन सुनवाई भी की। बता दें, संभागीय आयुक्त ने सीएचसी में निरीक्षण के दौरान पार्किंग व्यवस्था, गार्डन और बंद पड़ी स्वास्थ्य तकनीकी मशीनरी को सुचारू करने के सीएमएचओ डॉक्टर रमाशंकर भारती को निर्देश दिए। और निरीक्षण के दौरान हमने वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, लेबर रूम से संबंधित या ऑपरेशन थिएटर, साफ सफाई, पार्किंग, ब्लड बैंक, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, आयुष्मान भारत का जो काउंटर बना हुआ है, उन सब की व्यवस्थाओं को हमने जांचा है और मरीजों से भी, रोगियों से भी बात की है कि वहाँ पर क्या क्या उनको नौकरी की बजाय रूस सेना में किया भर्ती। बेरोजगार की मार झेल रही युवा अच्छी नौकरी और अच्छे पैसे कमाने के उद्देश्य से विदेश जाते हैं, लेकिन कई बार ये युवा धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही 4 मामले डिडवाना से सामने आए हैं, जिनमें जॉब के लिए रूस गए 4 युवकों को रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया। दरअसल इन युवाओं को नौकरी देने के बजाय रूस की सेना में भर्ती कर लिया गया। ऐसे में यह युवा अच्छे पैसे कमाना तो दूर, अपनी जान बचाने के लिए ही संघर्ष करने को मजबूर है। मेरा बच्चा है, रणजीत नाम है उसका, और उसको रशिया भेजा गया। बताया यहाँ से बिजनेस वीज़ा दिया और वहाँ पर हमारे उत्पाद में पता चला कि आर्मी ज्वाइन कर ली, जिसमें एक उसके साथ तारिक शाबाश का नेमाराम, उसके पैर और हाथ में गोली लगी, जिससे हमारे को उसने हॉस्पिटल में जा कर के वापस वीडियो कॉल किया कि मेरे से लगी है, नॉर्मल लगी है और हम ठीक हैं। उससे पहले उनका कोई हमारा मिलाप नहीं है, उनका फ़ोन वहाँ छीन लिया गया है और अभी वो हॉस्पिटल में जब तक बात हो रही है, दूसरे बच्चे से, अभी तक मेरे बच्चे से बात नहीं हो रही थी।
और इसी प्रकार से मेरा बच्चा गया था 26 जनवरी को, और साथ ही नेमाराम, और ये 2 है, एक सबलपुरा के और एक लादड़िया का, ये गए हैं 6 फरवरी को। तो इनका भी मिलाप कभी कभी होता है, लेकिन इनको भी आर्मी में फ्रंट में टेका गया, जबकि फ्रंट में 15-20 दिन की ट्रेनिंग दी, वो भी कुछ नहीं है, और फिर भी उनको लड़ाई के लिए भेज दिया गया। तो ये मेन यहाँ के एजेंटों का झांसा है, जो अच्छे पैसे का लालच दे करके वहाँ भेज देते हैं और ये अपना प्रॉफिट ले लेते हैं, और बाकी कोई मतलब नहीं है। कल दिनांक 13/3/24 को श्रीमती सुनीता पत्नी श्री नेमाराम द्वारा एक परिवाद पेश किया गया था। ये महिला इलाका थाना के दीक्षा गांव की रहने वाली है। उसका यह आरोप था कि महेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति ने, जो बाहर भेजने का काम करता है, मेरे पति को धोखे से कनाडा भेजने के लिए बताया था, और कनाडा भेजने से पहले रशिया में उनको ट्रेनिंग करवानी थी 3 महीने की, और रशिया में ट्रेनिंग होने के बाद में उनको कनाडा भेजा जाना था। कुछ समय तक तो उसके पति से कोई टेलीफोन से उसकी वार्ता होती रही, उसके पश्चात टेलीफोन से वार्ता होना बंद हो गई। फिर टेलीग्राम के जरिए उनसे कोई टेलीफोन से बात होना उन्होंने जाहिर किया है, और उस टेलीग्राम से बात हुई, उसके मुताबिक उनके पति का उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पे मुझे रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया और मैं घायल हूँ, और यहाँ आने में भी एक बार मैं असक्षमता महसूस कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने एक लिखित परिवाद पेश किया था, कोई दस्तावेज पेश नहीं किए थे, तो उन्हें दस्तावेज लाने तक के लिए, और एक बार मैंने उस परिवाद में रखा था। आज उधर उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में थानाधिकारी गोपाल लाल के नेतृत्व में बीएसएफ के जवानों ने गांव में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान टुकड़ी के साथ पुलिस के जवानों ने क्षेत्र में भयमुक्त होकर मतदान करने की आम जनता से अपील की। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार आज उदयपुर वाटी थाना इलाके में गुड़ा, पोंक, चौरा, चौफुलिया और उदयपुर वाटी और इलाके में पैदल फ्लैग मार्च किया गया है, और पब्लिक में भय व्याप्त नहीं हो, अपराधियों में भय हो, इसलिए निष्पक्ष पूर्ण चुनाव आयोजित कराने हेतु ये फ्लैग मार्च किया गया। ये उच्च अधिकारियों के निर्देश थे। अभी मन थाना अधिकारी द्वारा ही श्रीमान डिप्टी साहब भी आने वाले थे, लेकिन वो राजकार्य में व्यस्त होने का नियम थाना अधिकारी द्वारा ही फ्लैग मार्च करवाया गया। कितने जवानों की टीम शामिल थी? क्या बीएसएफ से धर्मपाल जी सब इंस्पेक्टर और 24 जवानों के साथ 25 की टीम आई थी, उनके द्वारा ही हमने, और हमारे थाना के स्टाफ के द्वारा। राजस्थान में राज्य सरकार अवैध खनन को लेकर भले ही सख्ती दिखा रही है, लेकिन 12 जिले में अवैध खननकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। दरअसल 12 जिले में अवैध रूप से बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से खनन विभाग और जिला प्रशासन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। जैसलमेर जिले के पर्यावरण प्रेमियों ने 4 दिन के धरने के बाद बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर और उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग रखी गई है। कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार उनकी तरफ से किया जाएगा। खबरों में बढ़े आगे। रावतसर में तेज आवाज के साथ पटाखे बजाते सड़कों पर दौड़ती बुलेट बाइक पर स्थानीय पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है, जिसके तहत यातायात पुलिस ने 4 मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त बुलेट मोटरसाइकिल को सीज करने की कार्रवाई की है। थानाधिकारी वेदपाल शिवरार ने बताया कि पिछले काफी समय से सड़कों पर इस तरह की बुलेट बाइक घूम रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपने रावतसर थाना क्षेत्र में बाजार के अंदर और कॉलोनियों के अंदर जो युवा वर्ग है बुलेट बाइक उसको चलाने हैं, और उसमें साइलेंसर मॉडिफाई करके जो साइलेंसर है, जो ध्वनि तेज आवाज़ के अंदर साइलेंसर
बजाते हुए बुलेट बाइक्स चला रहे हैं, जिसके कारण आमजन को बड़ा डिस्टरबेंस होता है। जब जैसे ही ये कोई बाइक पास से गुजरती है और ये साइलेंसर का यूज करते हैं तो उससे बड़ी ही परेशानी होती है। इसको देखते हुए 4 बुलेट बाइकें आज हमारी यातायात पुलिस टीम को हमने निर्देशित किया था कि जो बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं, आमजन को परेशानी हो रही है, शिकायतें आ रही है, जिस पर आज 4 बुलेट बाइक हैं वो हमारे द्वारा जब्त की गई हैं और अब ये लगातार प्रतिदिन हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।